So today I'm going to talk about the first chapter of 12th standard physics, the first chapter which is given in the textbook. इसके बारे में बात करेंगे. The name of the chapter is rotational dynamics और इसको हमने ऑलरेडी इट स्टार्ट्स विद बेसिकली अगर हम देखें तो इसके अंदर पहले तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमने सर्कुलर मोशन जो टॉपिक है वो 11th स्टैंडर्ड में ही कवर किया है. अगर आप देखते हो यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में हमने सर्कुलर मोशन ऑलरेडी कवर किया हुआ है और उसमें एच.सी. वर्मा के काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं. तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है. सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, centripetal force, centrifugal force, vehicle which is traveling along the flat curved road, banked road, angle of banking, vertical circular motion, ये सारी चीजें हैं इसमें. तो the first part of this is circular motion, जिसके लिए मैं आपको recommend करूँगा, I'll recommend कि आप लोग उसके लिए you can go to the अपना जो YouTube चैनल है वहाँ पर सर्कुलर मोशन के अंडर वहाँ पर सर्कुलर मोशन के अंदर आप लोगों को ये मिल जाएगा. लेट मी जस्ट ओपन दैट फॉर यू. आई विल जस्ट शो इट टू यू. मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाएगी. इफ यू गो फॉर द चैनल, यूट्यूब चैनल, तो दिस इज द यूट्यूब चैनल का अपना प्लेलिस्ट है विद द नेम ऑफ 11 फिजिक्स सर्कुलर मोशन एच.सी. वर्मा. ऑलमोस्ट 9 to 10 वीडियोज आर देयर. तो मिलाकर देखें तो वहाँ पे 10 वीडियोज है और ये उसके ड्यूरेशन है. सो यहाँ पर सारे वीडियोज में सर्कुलर मोशन पूरी तरह से दिया गया है. सो आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू दैट. इफ आई स्टार्ट इट ओवर हियर, तो ये जो फर्स्ट वाला वीडियो है, इस वीडियो में Now this is a very interesting thing. What is the displacement? the table this is between angular the displacement. circular motion and angular linear displacement. motion is explained here. Okay. So what is the basic? This is the table which is explained. ये रहा वो टेबल. यहाँ पर और एक फॉर्मूला है जो अभी समझ में. तो I want you all to go through this thing again. ये जो टेबल है, this explains Is this okay? the relation between the linear motion and the circular motion. Running on the parallel lines. Can you tell me the ठीक है. formula here? What is the formula? Omega bar. Just have a look at this table clearly. इसको अगर हम देखें, let's have a look at this table. कि linear motion, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, टाइम होता है. तो यहाँ पर भी वैसे ही उसी प्रकार से. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कंपेरेबल विद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर हम यहाँ पे देखें, एक सेकंड है, बीच में आ रहा है मेरा सर. या लेट्स पॉज इट हियर. या तो देखिए यहाँ पे द डिस्प्लेसमेंट and angular displacement s theta, velocity, angular velocity, v is equal to s upon t, omega is theta upon t, v is equal to ds bar by dt bar, और लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0. ये सब टेबल हमने लिखा हुआ है. आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू दिस टेबल, रिवाइज दिस टेबल. ये सर्कुलर मोशन के लिए इंपॉर्टेंट टेबल है. ठीक है. वेल इसके बाद अगला पार्ट जो होता है, वेलोसिटी के बाद आएगा एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. ये देखिए एक्सेलरेशन और फिर आगे रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन. बड़ा ऑब्वियस. ठीक है. और ये टेबल आगे बढ़ता जाएगा. मैं चाहता हूँ कि ये टेबल आप लोग अपने नोटबुक में लिखे. मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, ये आपको मैंने रिवाइज करवा दिया है यहाँ पे. एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन. फिर अगला है द इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन. काइनेमेटिकल इक्वेशंस जिसमें एस यू वी ए टी, देयर आर 3 इक्वेशंस. तीनों इक्वेशंस यहाँ पर लिखे जाएंगे. जैसे कि ये लिख लिए सारे इक्वेशंस.
अब करस्पॉन्डिंग टू दिस, इन तीनों इक्वेशंस के लिए यहाँ पर रोटेशनल या सर्कुलर मोशन जो है उसके इक्वेशंस भी लिखे जाएंगे। राइट डाउन द इक्वेशंस फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये रहे यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन भी लिखे जाएंगे इसी प्रकार से। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर अपने को एक दिखाई देता है कि ये है एस और थीटा, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दे आर रिलेटेड बाय एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, दे आर रिलेटेड बाय वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इससे वो रिलेटेड है। उसी तरह से ए एंड अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। व्हाट इज दिस ए? ए इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये हम आगे जाके देखते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। सो आई सजेस्ट यू ऑल कि ये टेबल से आप अपना नोटबुक अपडेट करिएगा। ओके, इस टेबल से आप अपना नोटबुक अपडेट करिएगा। सो वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस टेबल हियर। अच्छा, नाउ लेट्स गो बैक टू दिस। तो यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन के बेसिक्स, सर्कुलर मोशन इज ऑफ अगेन टू टाइप्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दिस विल गिव राइज टू व्हाट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वीडियो में तो ये टेबल देखा है, सेकंड वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट यूसीएम एंड नॉन यूसीएम, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये सब चीजें यहाँ पर डिस्कस करी गई है। और यहाँ पर उसके एच.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे हैं। ओके, एच.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पे। इसमें सिक्स्थ वीडियो जो है वहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी वी आर टॉकिंग अबाउट। वेल यू कैन सी दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपरली दी गई है प्लेलिस्ट के अंदर कि यूसीएम, नॉन यूसीएम, सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, फिर उसके बाद यहाँ पे दी गई है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कहाँ गया? वीसीएम भी दिया होगा आई एम श्योर, ये रहा वीसीएम। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है एंड आई सजेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू दिस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है, ये रहा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो सब चीजें यहाँ पे दी गई है, आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू दैट, और एच.सी. वर्मा के प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व करे हैं। सो वी विल नॉट बी सॉल्विंग दोज थिंग्स हियर अगेन, क्योंकि वहां पर आपके रेडी रेफरेंस के लिए वो चीजें हैं। तो आई सजेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू दैट वंस अगेन, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के शुरुआत में ये चैप्टर है और ये चैप्टर वहां पे अपने को ये चीजें पता होना जरूरी है। देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ये सब हमने देखा हुआ है, ये सब हमने किया हुआ है उसी के अंदर। तो मैं वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, all these things have been solved there. So I once again urge you all to go through those videos, सारे videos के थ्रू चले जाइए। This is called as something called as conical pendulum। शायद ये वहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किया गया, तो मैं शुरुआत करूंगा conical pendulum से। वर्टिकल सर्कुलर मोशन वगैरह ये सब हो चुका है हमारा, कोनिकल पेंडुलम नहीं हुआ है शायद। और मेरे ख्याल से वर्टिकल सर्कुलर, इसके बाद है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखिए, नेक्स्ट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वीसीएम। तो ये भी सब चीजें वहां पर डिस्कस की गई है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसलिए मुझे लगता है आई विल डायरेक्टली गो फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालॉगस टू क्वांटिटी ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये बाकी सारी चीजें हमने की हुई है। ठीक है, मास टाइड एट द रॉड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो आई डायरेक्टली गो टू द पेज नंबर 12। यहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि इसके पहले की सारी बातें हमने स्टडी की हुई है। ठीक है, एनी डाउट्स अबाउट दैट? इज दिस ओके फॉर यू ऑल? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। अब हम शुरू करेंगे अगला पार्ट इसका। तो रोटेशनल डायनामिक्स में जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई वो the first thing that you have to talk about here is circular motion। तो सर्कुलर मोशन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लीज गो थ्रू द यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट है, यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट, उसके थ्रू गो थ्रू कीजिएगा प्लेलिस्ट। अब मैं मेरा जो टेबल है लीनियर मोशन, उसको आगे बढ़ाऊंगा। लीनियर मोशन
एंड सर्क्यूलर, या फिर हम इसे कह सकते हैं रोटेशनल मोशन, सर्कुलर या रोटेशनल मोशन. नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन. लेट मी टेल यू कि भाई समझो कि सर्कुलर मोशन क्या है, मैं आपको बता दूं. ये एक पार्टिकल है, यहाँ पर है वो पार्टिकल, एंड दिस पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग दिस सर्कुलर ट्रैक. सो ये जो पार्टिकल P है, whatever motion this particle P is performing is called as circular motion. अब दूसरी बात हम कंसिडर करते हैं, लेट अस से दिस इज अ डिस्क. ये एक डिस्क है. दिस डिस्क is performing this disk is performing the motion. I mean this disk is rotating about this axis. So whatever motion this total disk is performing, total disk, उसे कहते हैं rotational motion. ठीक है? Whatever motion this disk is performing is called as rotational. So there is a difference in circular and rotational motion, of course. और हम यहाँ पर टेबल कंटिन्यू करने जा रहे हैं. We are going to talk about this table. So circular rotational motion, how it is analogous with this, वो हम देखेंगे. तो जैसे कि हम जानते हैं, अभी तक हमने जो लिस्ट अपडेट किया हुआ है कि अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है तो फटाफट बता दीजिएगा. corresponding physical quantity here is called as angular displacement. बराबर है क्या? देन अगर यहाँ पर वेलोसिटी होता है, चलिए बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए. इफ दिस इज वेलोसिटी ओवर हियर, तो यहाँ पर क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी. isn't it? This is denoted by s and this is denoted by theta. बाय द वे मैं चाहूंगा कि आप लोग ये सारा टेबल अपडेट कर दीजिएगा अपने शब्दों में, अपने हिसाब से. ठीक है? The third physical quantity I'll talk about here is acceleration. और यहाँ का थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर एक्सेलरेशन. How are they related? This is denoted by a and this is denoted by alpha. Then यहाँ पर हमने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखी थी. इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस देखे थे. कौन से इक्वेशंस थे? v is equal to u plus at. तो यहाँ का वो इक्वेशन क्या होगा लीनियर सर्कुलर मोशन का? ओमेगा 2 is equal to ओमेगा 1 plus अल्फा t. दूसरा इक्वेशन यहाँ पे था s is equal to ut plus half at square. तो यहाँ का दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? व्हाट यू आंसर? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर. तीसरा इक्वेशन होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो यहाँ का तीसरा इक्वेशन होगा ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. यहाँ तक हमने देखा था. ये जो टेबल है, हमने सर्कुलर मोशन चैप्टर जो देखा था उसमें हमें यहाँ तक ये देखा हुआ था. वी हैड सीन अप टू दिस, isn't it? अब इसे हम आगे लेके जाएंगे. वी हैव सीन द टेबल अप टू दिस. अब अगला यहाँ पे होगा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉज ऑफ लीनियर मोशन? लीनियर मोशन क्यों होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ लीनियर मोशन? बोलिए. व्हाट इज द कॉज ऑफ लीनियर मोशन? Hello, can you hear me? Linear motion, why does the linear motion take place? Linear motion क्यों होता है यहाँ पे? और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा cause of the circular और rotational motion. It's called rotational motion. ठीक है?
जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पहले तक जो था वो मैंने आपको बता दिया है, या हमने सर्कुलर मोशन में देखा है इस टेबल में। अब इसके आगे का टेबल हम अपडेट कर रहे हैं, वी आर अपडेटिंग दिस टेबल फर्दर। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ लीनियर मोशन, कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है u, लेकिन देयर इज सर्टेन एक्सेलरेशन जिसकी वजह से उसका वेलोसिटी बन जाता है v। नो, एक्सेलरेशन किस वजह से आता है जी वहां पे, व्हाई डज द एक्सेलरेशन कम देयर? एक्सेलरेशन अपने आप में तो नहीं आता है। एक्सेलरेट किसी भी बॉडी को होने के लिए देयर हैज टू बी द फोर्स F, and this force causes the acceleration of the body having mass m. So what is the cause of the linear motion? It's the force. Force is the cause of the linear motion, right? उसी तरह से समझो कि एक बॉडी है which is revolving, rotating। ये है, समझो कि एक डिस्क है। Suppose this is the body. This body is rotating with certain velocity. It's having a rotational motion. तो उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा 1। अब उसके ऊपर हम अप्लाई क्या करेंगे, जिसकी वजह से व्हाट विल बी अप्लाइड हियर, जिसकी वजह से वहां पे उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, मतलब स्पीड बढ़ेगा उसका, ओमेगा 2। तो यहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वी विल हैव टू अप्लाई हियर समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग कॉल्ड एज? यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर कुछ टॉर्क अप्लाई करेंगे, दिस इज द फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो हमें वहां पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वी विल हैव टू अप्लाई हियर टॉर्क which is tau is equal to I alpha. Now ये important relation है, this is an important relation जो हम इस चैप्टर में प्रूव करने वाले हैं, और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये, I am telling this to you in advance, okay? ये tau is equal to I alpha, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। सो F is equal to ma जो है इसका एनालॉगस रिलेशन, दिस इज द रिलेशन इन लीनियर मोशन, इसका एनालॉगस रिलेशन सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में क्या कहलाएगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। मतलब फोर्स के जगह पर क्या काम करता है, टॉर्क। एक्सेलरेशन के जगह पर क्या काम करता है, अल्फा। तो मास के जगह पर क्या काम करेगा, मास के जगह पर क्या काम करेगा, मास के जगह पर जो ये चीज काम कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, आई। आई स्टैंड्स फॉर व्हाट, I is a new physical quantity for you all. This is called as, this is mass. Mass का जो काम होता है linear motion में, वही काम होता है I का। I is called as moment of inertia. Moment of inertia. Inertia शब्द आप लोगों ने सुना है, inertia. Inertia you have heard about inertia. Law of inertia कहते हैं, a body, the tendency of the body to remain in the same state of rest or of uniform motion unless and until it is being acted upon by an external unbalanced force. This tendency of the body is called as inertia. It will try to remain in the same state, चाहे वो state of rest हो या rest of the state of uniform motion हो। So this body will tend to remain in the same state. This is called as inertia. तो inertia हर एक बॉडी के लिए होता है। आप लोगों ने शायद 9th या 10th स्टैंडर्ड में इनर्शिया के बारे में सुना होगा। एनीवेज कमिंग बैक टू, तो मास का जो काम होता है लीनियर मोशन में, वही काम होता है टॉर्क या रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेरे ख्याल से यही चीज उन्होंने यहाँ पे दी है, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। क्या दिया है यहाँ पे उन्होंने, व्हाट आर दे सेइंग हियर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी, मतलब मास के जैसा ही उसका रोल होगा। इन शॉर्ट वी मीन टू से, आई विल जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू द क्वांटिटी ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि तो उसके पहले मैं आपको
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन बताना चाहूंगा। ये तो टेबल है, टेबल में मैंने आपको ये बता दिया कि भाई मास का जो काम होता है लीनियर मोशन में वही काम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में। ऑलराइट, दैट इज वन थिंग। चलिए ये आप इसको याद रखिए और इसको थोड़ा सा साइड में रखिएगा। अभी अगले फिजिकल क्वांटिटी की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ। द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आवर इंटरेस्ट, कि भाई लीनियर मोशन में बॉडी ऐसे जा रही है, बॉडी का ये वेलोसिटी है। तो can you tell me, suppose the body is having mass m and velocity v. So can you tell me what is the kinetic energy of this body? What is the kinetic energy of this body? Kinetic energy क्या होगा? Very simple, half mv square. Correct? This is the translational kinetic energy of the body. Body which is having translational motion. Translational motion मतलब motion along the straight line. इसको हम कहते हैं translational motion. अब आप लोग मुझे इसका analogous formula बताओगे. Now you are going to tell me what is the analogous formula for kinetic energy of the body in rotational motion. चलिए बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मास के जगह पर यहाँ पे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज डिनोटेड बाय आई, एंड वेलोसिटी के जगह पर क्या होता है, ओमेगा। सो दिस विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है। सो दिस इज the kinetic energy of rotational motion. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. Yes sir. ठीक है, या तो ये है analogous properties. These are the analogous properties. ठीक है, rotational motion में और linear motion में. Okay. Now these are very important things that we are going to study here. ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है. I have given it to you in advance. ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये दो चीजें हमें पहले से पता है और ये चीजें हमें अब पता होने वाली है। तो मैंने टेबल के जरिए आपको ये एडवांस में ही, इन एडवांस ओनली आई हैव टोल्ड यू। अब ये हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे भाई, डेरिवेशन वेरिएशन जो भी कुछ है वो इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। सो दिस वाज अबाउट द टेबल। ये जो टेबल है उस टेबल को मैंने कंटिन्यू किया, मैंने दो चीजें और ऐड कर दी यहाँ पे, cause, that is force and torque, cause of the linear or rotational motion, and the kinetic energy during that particular motion. अब हम बात करेंगे moment of inertia की. Let me talk about moment of inertia. Moment of inertia. अब जैसे कि हम जानते हैं कि moment of inertia exists. It's a physical quantity, एक नया physical quantity आपके लिए. It exists when the body is having a rotational motion. When a body is having a rotational motion. तो ऐसे मान के चलते हैं कि भाई दिस इज अ rigid body in the form of a plain lamina. एक rigid body है in the form of a plain lamina. तो ये एक rigid body है in the form of a plain lamina, and this body is revolving about this axis. This body is revolving about this axis, let's say. और इसके नीचे भी वो कैरी करता है पावर. So this is the axis of rotation. ये बॉडी ऐसे घूम रही है, ठीक है. It's having angular velocity omega. Now this rigid body is comprising of number of mass particles. कि यहाँ पर एक mass particle है जिसका mass है m1, यहाँ पर दूसरा mass particle है जिसका mass है m2. There is one more mass particle जिसका mass है m3. Okay, so this is comprising of number of mass particles, we say. There is dot 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 dot, there are number of mass particles. This is mass particle number n. ठीक है. अब अगर मैं सिंगल मास पार्टिकल की बात करूं कि भाई दिस इज एन एक्सिस, समझो कि ये एक लाइन है या एक्सिस है, एंड दिस इज द मास m which is at a distance r from this, and suppose we say that this mass is revolving, having rotational motion. ये मास ऐसे समझो कि घूम रहा है.
विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मास अगर ऐसे घूम रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास अबाउट दिस एक्सिस is given by mr square. This is for single mass system. Single mass system. अब हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई these masses are at what distances from the axis. यहाँ से ये distance है r1. Similarly जो दूसरा मास है उसका डिस्टेंस है r2. तीसरा मास है उसका डिस्टेंस है r3. और ऐसे हर एक मास का डिस्टेंस होगा, और ये जो nth मास है उसका डिस्टेंस है rn. So can you tell me what will be the combined moment of inertia of this total rigid body which is comprising of number of mass particles? So इस body का moment of inertia is given by m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus dot 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 mn rn square. Okay, in short I can say that this is equal to I is equal to sigma mi ri square, where I goes from 1 to n. Is this okay? So this is the combined moment of inertia of the total system. Total system का ये combined moment of inertia. Now moment of inertia जो है इसका SI unit क्या होगा? The SI unit of moment of inertia is mass is kg and distance का square meter square. आप लोग इसके dimensions find out कर सकते हैं. I'll give it to you. Is this clear? The dimensions will be mass, length, time. 1 in mass, 2 in length, 0 in time. These are the dimensions of moment of inertia. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. Are you all understanding that? Are you all following? So this is the expression moment of inertia of a rigid body which is comprising of number of mass particles. Okay. अब यहाँ पर मैं दूसरा वाला फॉर्मूला डिराइव करूंगा, काइनेटिक एनर्जी वाला. काइनेटिक एनर्जी वाला भी करेंगे, टॉर्क वाला भी करेंगे. ओके. So let us derive the formula for kinetic energy of a rotating body. ठीक है. तो अब यही बॉडी अगर हम कंसिडर करें तो दिस बॉडी इज रिवॉल्विंग. सो यहाँ पर मैं उसका वेलोसिटी वेक्टर फॉर ईच ऑफ दिस आई विल फाइंड आउट. नो, यहाँ का जो वेलोसिटी होगा, एज वी नो दैट दिस इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर. ये वेलोसिटी मैं बोलूँगा v1. ठीक है. इट्स परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर. सिमिलरली velocity of the second mass particle is going to be perpendicular to this radius vector. Okay, let me call this as v2. Velocity of the third mass particle is going to be perpendicular to its radius. So let me say this is equal to v3, which is perpendicular to this radius. Ye is radius ka perpendicular. And velocity of the nth mass particle, which is equal to which is actually perpendicular like this. Let me call this as vn, isn't it? So for each of these mass particles, the velocity vectors are perpendicular to the radius vector, we say, isn't it? So what will be the velocities of all these mass particles? Velocities of all the mass particles. Velocities of all the mass particles. It is given by v1 is equal to r1 into omega, v2 is equal to r2 into omega, v3 is equal to r3 into omega, and this will go on. ये सिलसिला चलता रहेगा. Vn is equal to Rn into omega, isn't it? So what will be the kinetic energies of mass particles? Kinetic energies क्या होगा इन सारे mass particles में? It is given by
kinetic energy of the first mass particle ke1 is equal to half m1 v1 square. मतलब क्या होगा, हाफ m1 r1 square omega square. Similarly, kinetic energy of second mass particle is given by half m2 r2 square omega square. Kinetic energy of the third mass particle is half m3 r3 square omega square, and this will go on. So kinetic energy of the nth mass particle is half mn rn square omega square. If I add all these kinetic energies, that will give me the total kinetic energy of this body. If I will add, अगर इनकी kinetic energies में add करूँगा, so I'll say here total kinetic energy is sum of all these kinetic energies ke1 plus ke2 plus ke3 plus dot 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 ken, that is equal to, if I'll add all these, अगर इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा. But we have already proved, we have already written here, what is this? This is nothing but I, m1 r1 square m2 r2 square. ये जो ब्रैकेट है, दिस ब्रैकेट इज नथिंग बट I. सो कुल मिलाकर ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी. दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, एंड दैट प्रूव्स इट. यही हमने यहाँ पर टेबल में लिखा था और वो हमने प्रूव कर दिया. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशनल मोशन इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर. ये हमने प्रूव कर लिया. इज दिस क्लियर टू ऑल? उसी तरह से हम उसका टॉर्क भी, द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम. या नाउ I'll राइट डाउन. तो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज गिवन हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन. ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है हाफ I ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज एक्सप्लेन हियर. अब मैं कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा. ओके, टेबल दिया जाएगा यहाँ पर आपको, और उस टेबल के हिसाब से सो आई कंसिडर हियर वेरियस बॉडीज. ठीक है, तो जैसे रिजिड बॉडी, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसिडर द फर्स्ट बॉडी हियर, फर्स्ट बॉडी इज द moment of inertia of a rod, uniform rod. Rod matlab the rod is something like this, you know, it is something like this. So moment of inertia about this axis, the mass of the rod is m and the length of the rod is L. L is the length of the rod. The moment of inertia of this rod about this, now this axis is passing through the center of mass, so this is ml square by 12, ml square upon 12. ठीक है, इसी तरह से और भी कुछ बॉडीज हैं जो हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल, द सेकंड बॉडी इज क्या है, ये बताइए. दिस इज अ रिंग.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, ठीक है, एंड let us say m is the mass of the ring, a thin ring I would say, ये कुछ बड़ा दिख रहा है ये, and we are considering the moment of inertia about an axis passing through the center, मतलब ये वाला axis. So moment of inertia about this axis, r is the radius of the ring, and moment of inertia here is given by mr square, ठीक है. तीसरा है डिस्क, again the mass is m and the radius is r. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, डिस्क मतलब ये जो हमने शुरुआत में यहाँ पे डायग्राम दिया था वही डायग्राम, सेम डायग्राम है, सेम डिस्क है, इसमें इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें. Yeah, this is the disk. So it will be given by I is equal to mr square upon 2. अब एक बात बताइए कि ये जो रिंग है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, अगर मैं यहाँ पर और एक मैं 2a ऑब्जेक्ट कंसिडर करूंगा, क्या ऐसा ही रिंग है, ये सेम रिंग है, बट इफ आई कीप ऑन प्लेसिंग द रिंग्स वन बिलो द अदर, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे रिंग्स में रखता गया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर मैं रखता गया रिंग्स, if I go on placing the rings one below the other, say for example something like this, एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर मैं बहुत सारे रिंग्स में प्लेस करता गया, एक रिंग और एक रिंग और एक रिंग और एक रिंग और एक रिंग, so if I go on placing here number of rings one below the other, what am I going to get there, क्या मिलेगा मुझे वहां पे, वहां पर मुझे एक hollow cylinder मिलेगा, isn't it? I'll get a hollow cylinder over there. यहाँ पर मुझे एक hollow cylinder मिल जाएगा, you see? I'll get a hollow cylinder over there, isn't it? So this is called as a hollow cylinder. और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट विल बी सेम एज दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, मतलब दिस इज आल्सो इक्वल टू I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. सिमिलरली अगर मैं डिस्क एक के ऊपर एक ऐसा रखता जाऊंगा, इफ आई गो ऑन प्लेसिंग द डिस्क वन अबव द अदर, अगर मैं रखता जाऊंगा तो मुझे वहां पे सॉलिड सिलेंडर मिलेगा, व्हाट आई गेट देयर इज नथिंग बट अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है. सो एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर मैं यहाँ पे रखता जाऊंगा, सो लेट मी जस्ट क्रिएट हियर सॉलिड सिलेंडर, इस तरह से मुझे सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है. दिस इज द सॉलिड सिलेंडर दैट वी गेट, सो वी कॉल दिस अ सॉलिड सिलेंडर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही होगा mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है. फोर्थ इज हॉलो स्फीयर,
hollow sphere. Hollow sphere मतलब it's in the form of a shell. It's in the form of a shell. तो उसका moment of inertia क्या होगा? Let's see. The moment of inertia of a hollow here. This is a hollow sphere. Let's say उसका mass m है, radius r है, तो moment of inertia is 2 by 3 mr square. We will accept this formula without proof. ये formula हम direct accept करेंगे. So this is the moment of inertia which is passing through the center. उसका center से pass होने वाला axis है ये. The moment of inertia about this axis. Instead of this, if it's a solid sphere, अगर solid sphere होगा, तो उसका moment of inertia will be I is equal to 2 by 5 mr square. I is equal to 2 by 5 mr square. This is the moment of inertia of the solid sphere. So this is the moment of inertia of the solid sphere. I is equal to 2 by 5 mr square. Okay. अब ये है स्टैंडर्ड बॉडीज जिस इनर्शियाज हमने यहाँ पर लिख दिए हैं. ठीक है. In each case, check here please. In each case, I will compare this moment of inertia with an equation. I'll compare this moment of inertia with an equation. Let me compare this with mr square. अगर मैं compare करूँगा, so mm gets cancelled and we get r. This r is called as radius of gyration. Radius of gyration. Let me write down the expression for this is denoted by k. Okay, so what is the value? M k square होना चाहिए, r square नहीं. M k square. I'll equate this. M L square by 12 is M k square. K is called as the radius of gyration. Mm gets cancelled. So what is the value of k here? It is L upon 2 root 3. यहाँ पर if I'll compare this with M k square. If I'll compare this with M k square. So here k is equal to r. If I'll compare this, ये भी r होगा. अगर मैं ये k कंपेयर करूंगा तो दिस विल बिकम r upon root 2. I repeat, this k is called as the radius of gyration. क्या होता है radius of gyration? Let's see. This is r upon root 2. This is square root of 2 by 3 times r, and this is square root of 2 upon 5 times r. Okay, that's the value of k in each case. So what is the radius of gyration? Radius of gyration is defined as the point at which the whole mass of the body can be supposed to be concentrated. ठीक है, क्योंकि ये हम एक हर एक कंपेयर करेंगे. We will compare each case with this is the axis और ये है mass, total mass is m और वो rotate हो रहा है about the same axis. This distance is called as k, ताकि इस single point mass का moment of inertia will be equal to this body. तो यहाँ पर हम हर एक बॉडी को एक सिंगल पॉइंट मास में कंसिडर करेंगे कि दिस बॉडी इज हैविंग मास m. तो ये जो सिंगल पॉइंट मास होगा वो m होगा and its distance from the axis of rotation. I'll compare this with the single point mass. Every system I'll compare with the single point mass और वहाँ पर जो k है that will give me gyration. K is the radius of gyration. So I found out the radius of gyration in each case. I found out the radius of gyration in each case. This was the next important thing in this chapter. तो ये रहा radius of gyration. अब
हम आगे चलेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज या द नेक्स्ट थिंग दैट वी कंसिडर इज थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। चलिए देखते हैं थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो टेक्स्ट बुक में ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। Let's understand what is meant by theorem of parallel axis. ये एक डायग्राम में दिया है। डायग्राम इज नॉट वेरी क्लियर। देखते हैं अभी ऐसा कैसे है कि ये एक रिजिड बॉडी है, समझो जो रिजिड बॉडी हमने कंसिडर किया है बिल्कुल वैसा ही एक रिजिड बॉडी। सो आई कंसिडर दिस रिजिड बॉडी। Control C. We consider here a rigid body like this. ठीक है, यहाँ पर मैं बाकी चीजें जो है उसको मिटा दूंगा। मतलब जो so this is a rigid body. We consider here a rigid body having mass m, Now this point is called as O and this point is called as C. What is C? C is called as center of mass. Center of mass. C is called as the center of mass. And O is any other point. O is any other point. तो ये है center of mass के through ये axis of rotation जा रहा है. And the moment of inertia about this axis of rotation is called as IC. And the moment of inertia about this axis of rotation is called as IO. समझ में आ गई बात? We call this as IO and IC. Is this clear? These two axes are parallel to each other and the distance between these two axes, is h. The distance between these two axes is h. M is the mass of the body. Now IC is the moment of inertia about the center of mass, about an axis passing through center of mass. So यहाँ पर फॉर्मूला बनता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। पैरेलल एक्सिस थ्योरम says IO is equal to IC plus MH square. Very important formula. I repeat, IO is equal to IC plus MH square. IO is equal to IC plus MH square. Is this okay? Any doubts about this? Is this clear to you all? Is this okay? समझ में आ गया सबको? IO is equal to IC plus MH square. This is called as theorem of parallel axis. ये पहला theorem है जो important है हमारे लिए। दूसरा और एक theorem मैं आपको बता देता हूँ, which is called as theorem of perpendicular axis. ठीक है? The second theorem is called as theorem of perpendicular axis. कि ऐसा ही एक रिजिड बॉडी होगा, ऐसा ही एक रिजिड बॉडी होगा बिल्कुल। थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये बुक की डायग्राम है। लेट मी जस्ट कॉपी दिस डायग्राम ओवर हियर। थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब क्या है? मतलब ऐसा ही एक रिजिड बॉडी है, समझिए एक रिजिड बॉडी है। Well, it is in the form of a plain lamina. ठीक है, एंड यहां से पास होने वाले 3 एक्सिस में कंसिडर करूंगा।
दिस इज द फर्स्ट एक्सिस, ये रहा पहला एक्सिस, I'll call it as the axis along z direction। उसी तरह से और एक एक्सिस मैं कंसिडर करूंगा, दिस इज गोना बी the axis in x and y direction। So let me say this is the axis along y direction and there's one more axis along x direction। ठीक है, so the body can rotate about z axis, it can rotate about y axis, or it can rotate about x axis also। The corresponding moments of inertia are called as Iy, Ix and Iz। Okay, they are mutually perpendicular to each other। ठीक है, so the theorem of perpendicular axis says Iz is equal to Ix plus Iy, Iz is equal to Ix plus Iy। बहुत सिंपल थियरम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो थियरम लिखने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आती है जब हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं, when we have to apply it। अप्लाई करते समय important है ये, ठीक है। so we will be applying this while solving the numericals। न्यूमेरिकल्स अप्लाई करते समय हम इसको अप्लाई करेंगे। लेट मी गो बैक टू द टेबल नाउ। हम दोबारा टेबल की तरफ जाते हैं, जो टेबल हमने तैयार किया था, इस टेबल के लिए हम थोड़ा सा और एक एडिशनल चीज मुझे लिखनी है यहाँ पे फॉर द टेबल। आई हैव टू राइट वन मोर एडिशनल थिंग हियर फॉर द टेबल। क्या एडिशनल चीज लिखनी है भाई? मुझे यहाँ पर और एक चीज ऐड करनी है विच इज कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज अ मोमेंटम? linear momentum, linear momentum, I'll denote it by P, and this is equal to mass into velocity is linear momentum। तो यहाँ पर जो होगा फिजिकल क्वांटिटी, वी कॉल दिस एज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंड इट विल बी डिनोटेड बाय L। मास के जगह पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी के जगह पर होता है एंगुलर वेलोसिटी। और ये फॉर्मूला मुझे अब डिराइव करना है, जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी का भी किया डिराइव, उसी तरह से अब मैं ये फॉर्मूला डिराइव करूंगा फॉर, यस, दिस फॉर्मूला आई हैव टू डिराइव ठीक है। आई हैव टू डिराइव दिस फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम नाउ। एंगुलर मोमेंटम के लिए मुझे ये फॉर्मूला डिराइव करना है। लेट्स सी, ये लीनियर मोमेंटम हमें ऑलरेडी पता है, तो जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला भी मैं डिराइव करने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर दैट नाउ, लेट्स गो फॉर दैट नाउ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। We'll go for finding out the expression for angular moment। अच्छा, बाय द वे एक चीज मैं आपको जो बता दूं, यहाँ पे इस टेबल को अगर हम देखते हैं तो there is always a formula which connects these two। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला हमको पता है ऑलरेडी, we already know this formula which connects these two things। हमको पता है कि थीटा और एस को कनेक्ट करने वाला है फॉर्मूला है। उसी तरह से v इज इक्वल टू आर ओमेगा है ऑलरेडी, यू नो दिस फॉर्मूला इज देयर।
उसी तरह से a है, लेकिन ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इट्स स्पेशल केस, इज इक्वल टू r अल्फा, जो हमने सर्कुलर मोशन में देखा हुआ है। उसी तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। फोर्स, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी एक फॉर्मूला हमको पता है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी तरह से इन द सेम वे एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का भी फॉर्मूला, एक्चुअली बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज, ओके, एंड देयर इज अ फॉर्मूला L bar is equal to R bar cross P bar. It is L bar is equal to R bar cross P bar. It's a cross product. So this is the formula which connects the angular momentum and the linear momentum. ये formula देखिए यहाँ पे दिया है, it's given over here. L bar is equal to R bar cross P bar. Is this clear? ये है वो formula. Any doubts about that? तो ये टेबल ऐसे ही अपडेट होता होता आगे बढ़ता जाएगा। चलिए, now I'll go for finding out the expression for angular momentum in terms of moment of inertia. एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स, यही मैं फॉर्मूला अभी प्रूव करने जा रहा हूँ, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है वो हम अभी देखते जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड, is the moment of momentum. As we know, what is the angular momentum? Angular momentum is nothing but moment of momentum. Moment of momentum. Moment of momentum. Angular momentum is denoted by L is equal to R into P in scalar form. वेक्टर रोटेशन में होगा L bar is equal to R bar cross P bar. L bar is equal to R bar cross P bar. तो अब मैं यहाँ पर वही एक रिजिड बॉडी कंसिडर करूंगा, सेम रिजिड बॉडी। अरे 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 क्या हो गया ये? आई विल कंसिडर द सेम रिजिड बॉडी। ये जो डायग्राम हमने लिया था उसी डायग्राम को हम कंसिडर करेंगे, सेम डायग्राम। Yeah. I'll consider the same diagram here. ठीक है। Now ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर मुझे हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना है तो L1 is equal to R1 into P. That is R1 into what is P1? P1 is the linear momentum of the first particle. So P1 is the linear momentum of the first, it is nothing but M1 into V1. तो ये बन जाएगा M1 V1 R1, इस तरह से वो बन जाएगा, isn't it? या तो फिर मैं बोल सकता हूँ it will be M1, but because we know that V1 is equal to R1 omega, so it will be V1 के जगह पर आएगा R1 omega into R1. So in that way, what will be the linear angular momentum of the first body? It will be nothing but M1 R1 square into omega. Similarly, what will be the angular momentum of the second mass particle? M2 R2 square into omega, because it is nothing but L1 is equal to R1 into P1, P1 is M1 into V1 and V1 is R1 omega. तो ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे ये मिल जाएगा। Similarly, what will be the angular momentum of the third mass particle? M3 R3 square omega. Likewise, it will go, what will be the angular momentum of the nth particle? Mn Rn square into omega. इन सबको ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा the angular momentum, total angular momentum. It will be L1 plus L2 plus L3
डॉट 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 ln, इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से कुछ कॉमन आएगा. क्या कॉमन आएगा? ओमेगा कॉमन आएगा. तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn square. But this bracket is nothing but the moment of inertia as per the new definition. So this will become I into omega. So L is equal to I omega. ये हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था. This formula we had predicted earlier. You see the table. L is equal to I omega. Angular momentum is equal to I into omega. तो ये हमने प्रेडिक्ट किया था और वही आ गया. I hope this is clear to you all. So this is one more formula for angular momentum. ये डेरिवेशंस मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं. बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाने की गुंजाइश है. There's quite possibility that this will be asked. चलिए अब अगले फॉर्मूले की तरफ मैं बढ़ूंगा. I'll go for the next formula, that is the expression for torque in terms of moment of inertia. Tau is equal to I alpha मैं अभी डिराइव करने जा रहा हूँ. Expression for torque in terms of moment of inertia. Expression of torque in terms of moment of inertia. Let's see. ये है. So we consider a rigid body. We consider a rigid body in the form of lamina. वैसे ही बॉडी है ये, बिल्कुल जैसे हम कंसिडर करते हैं इसी तरह की बॉडी है. which has got some thickness, it's in the form of a lamina. अब क्या हो रहा है कि ये बॉडी जो है इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है. मतलब वी आर अप्लाइंग सर्टेन एंगुलर एक्सेलरेशन देयर. दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है, एंगुलर स्पीड बढ़ाई दे रहा है. सो वट एवर फोर्स वी आर अप्लाइंग हियर, जिसकी वजह से वो घूम रहा है. एक पहिया होता है, उसको अगर घुमाना है तेजी से तो वी विल गो ऑन अप्लाइंग द टेंजेंशियल फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन लाइक दिस. बराबर है क्या? तो उस तरह से यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से देयर इज, so whatever forces which are acting there, force acting on the particles, forces acting on particles, particles के ऊपर क्या क्या forces act करेंगे? The first particle F1 will be acted upon by the force, the first particle M1 will be acted upon by the force M1 into A1. F is equal to ma. Simple. लेकिन what is this acceleration? This acceleration is the tangential acceleration, and this tangential acceleration is nothing but r into alpha. So that will be nothing but F1 is equal to m1 r1 alpha. Similarly, the force acting on the other mass particles F2 is equal to m2 r2 alpha. F3 is equal to m3 r3 m3 r3 alpha. और ये सिलसिला चलता रहेगा. Fn is equal to mn rn alpha. So what will be the total force? Total force is equal to capital F is equal to F1 plus F2 plus F3 plus dot 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 Fn. Now can I take something common there? Yes, I think टोटल फोर्स नहीं, फोर्स मैं बाद में ले लूंगा, उसके पहले मेरे ख्याल से मुझे टॉर्क लिखना पड़ेगा हर एक के लिए. If I want to write down the torque acting in each case here, so these are the forces acting. So what is the torques acting on each particle? Do you know what is meant by the torque? Torque is equal to force into the perpendicular distance. Torque की वजह से rotational motion होता है, isn't it? So torque in this case, it is nothing but force into the perpendicular distance. Torque जो होता है, torque is the cause of rotational motion. Torque is the cause of rotational motion.
ओके, टॉर्क की वजह से रोटेशनल मोशन तैयार होता है, जैसे फोर्स कॉजेज द ट्रांसलेशनल मोशन, torque will cause the rotational motion, and torque is always given by tau is equal to force into the perpendicular distance. ये होता है torque के लिए formula. This is the formula for torque. So if I'll apply this formula for the torque, what we get there? यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? What will be the torque in the first case? Torque acting for the first particle tau1 is equal to this force, and this was the perpendicular distance from the axis of rotation. So it will be F1 into R1, but F1 is M1 R1 alpha, M1 R1 alpha into R1. So torque 1 is equal to M1 R1 square into alpha. Similarly, what will be torque 2? It will be M2 R2 square into alpha. Torque 3, अच्छा अल्फा क्या होगा? अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन जो पूरे बॉडी के लिए सेम रहेगा, पूरे बॉडी के लिए, क्योंकि वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्सेलरेशन हर एक के लिए अलग होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अलग नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर इंटू अल्फा. तो अल्फा कांस्टेंट रहता है, लेकिन रेडियस हर एक का बदलेगा, इसके लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर एक का अलग अलग आएगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ओके, torque 3 is equal to m3 r3 square into alpha, and likewise what is the torque for the nth mass particle? It will be mn rn square into alpha. याद रखने लायक यहाँ पर चीज ये है कि अल्फा कांस्टेंट रहेगा इसका. So what is the total torque? The total torque is calculated as tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus dot 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 tau n. That is equal to, so I'll have to take alpha common there, bracket के अंदर आएगा m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus dot 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 mn rn square, mn rn square, and this bracket is nothing but I. So tau is equal to I alpha. ये formula हमने derive किया. This derivation is quite likely that they'll ask it in the board exam. board exam के लिए derivation important है, वैसे entrance exams के लिए आपको ये formula important है, लेकिन board exam के लिए they can ask this derivation. So this is the derivation for expression for torque in terms of the moment of inertia. Is this okay? Any doubts about this? Is that clear? तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले कवर कर लिए हैं, डेरिवेशंस एंड ऑल. आई थिंक वी विल स्टॉप हियर फॉर फिजिक्स टुडे.